हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर रियल नंबर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। इट मीन्स इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि दो नंबर दिए होते हैं और उनका हमें HCF निकालना होता है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स हम पहले की क्लासेस में भी सीख चुके हैं, फैक्टर्स निकालने हैं और उनकी हेल्प से ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, 4052 इसका पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं, उसके बाद दूसरे नंबर का। तो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, ये हम कर रहे हैं डिवीजन मेथड से। 2 1 ज़ा 2, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। इट मीन्स कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है हमारा 4052 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 1013। तो इस तरह से ये वाला हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे का निकाल लेते हैं नंबर का 12576। इस नंबर का हम निकालेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। नाउ अगेन 2 से हो सकता है ये 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से हो सकता है 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12। इसी तरह से आगे चलते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6। आगे देख रहे हैं हम कि ये 2 से नहीं डिवाइड हो सकता है, हम 3 से ले लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब 131 ये डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए हमें यहीं पे इसको ऐसे ही छोड़ना है। नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12576 इज, अब इसको हम क्या लिखेंगे 2। अब हमारा 2 बहुत बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, तो हम 2 रेज़्ड पावर 5 भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन को सॉल्यूशन को हमें लेंदी नहीं करना है तो पावर का यूज़ कर सकते हैं। 2 रेज़्ड पावर 5, 3 एंड 131। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए दोनों नंबर के। उसके बाद हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि जो दोनों में फैक्टर्स मीन्स होता है दोनों नंबर में जो कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन जो आ रहे हैं उनको देखना है हमें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 टाइम्स आ रहा है, 2 स्क्वायर इंटू 1013, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 स्क्वायर है और यहाँ पर 2 रेज़्ड पावर 5 है, तो इट मीन्स यहाँ पर स्क्वायर 2 का 2 दो बार यहाँ पर भी है क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो ये 2 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, दोनों में ही ये आएगा। बाकी 2 का क्यूब बच जाएगा, वो नहीं है इसमें। तो जो कम वाली वैल्यू होती है, कम वाली जो पावर होती है इस नंबर की, इसे हमें 2 दोनों में दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 है, तो इट मीन्स 2 की पावर 2 यहाँ पर भी होगी। तो ये हमारा कॉमन हो गया और इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देना है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू जो है इसकी यहाँ पे जो कॉमन हो रहा है वो सिर्फ इतना ही है, तो हम इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। और बाकी 3 दोनों में कॉमन नहीं है, 131 भी नहीं है, 1013 भी नहीं है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया है
2 square. Now the next question. Consider the numbers 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to power n ends with the digit 0. Means कोई नंबर ऐसा हो जिसमें 4 की पावर n हो या 4 की पावर हम स्क्वायर लें, 2 लें. n इज़ द नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 हम कोई भी नंबर यहाँ पे अगर पावर में डालते हैं तो क्या वो नंबर उसमें कोई डिजिट 0 आएगा, जो मतलब वहाँ पे एंड विद 0 यानी कि 40 हो, इस तरह का नंबर हो, कुछ 20 हो, कुछ लास्ट में 0 आएगा कि नहीं, ये चेक करना है हमें. तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए जो हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं. दैट इज, सो फर्स्ट वी राइट द थ्योरम. इफ द नंबर 4 raised power n where n is a natural number अगर 4n है और उसमें n एक नेचुरल नंबर है, then it should ends with 0. अगर वो 0 से एंड होगा तो क्या होना चाहिए, इट वुड कंटेन और इट वुड बी डिविजिबल बाय, इट वुड बी डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल होना चाहिए. अगर n यहाँ पे नेचुरल नंबर है और अगर वो नंबर 4 raised power n वाला कोई भी नंबर अगर बनता है, वो अगर 0 से एंड होगा तो उसके लिए वो नंबर 5 से डिविजिबल ज़रूर होना चाहिए. 5 से डिविजिबल होने का मतलब हो गया दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन. द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 raised power n. 4 raised power n कोई भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं, सो इट वुड कंटेन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n वुड कंटेन, उसमें क्या होना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर्स में, द प्राइम नंबर 5. तो 5 प्राइम नंबर होना चाहिए. अगर वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए तो प्राइम नंबर उसमें ज़रूर आना चाहिए. बट 4 raised power n को अगर हम लिखते हैं तो 2 into 2 लिख सकते हैं raised power n. और इसमें हम देख रहे हैं कि ये 2 raised power 2n लिख सकते हैं. यहाँ पर कहीं पर भी 5 नहीं आ रहा है. इसके फैक्टर हमने किया तब भी नहीं इसमें आ रहा है, कहीं पर भी हमें 5 नहीं दिखाई दे रहा है. देयरफॉर इस 4 raised power n में कहीं पर भी 5 नहीं है, सिर्फ ये एंड विद 2 हो रहा है, सिर्फ इसमें 2 ही आ रहा है. तो हम लिखेंगे इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन would contain number 5, would not contain number 5. It has only नंबर 2, सिर्फ नंबर 2 आ रहा है इसमें. इट मीन्स इसमें 5 नहीं है. देयरफॉर 4 raised power n never ends with 0 या does not end with the 0, end with 0.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट HCF 306657 is equal to 9, means HCF is given, that is 9, and find the LCM of 306 and 657. इन दोनों नंबर का हमें HCF गिवन है, LCM निकालना है। अब जहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन होगा जहाँ पर कि आपको HCF दिया है और LCM निकालना है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है जो आपकी बुक में फॉर्मूला भी दिया हुआ है, दैट इज HCF, we have to use this formula, HCF into LCM is equal to product of numbers, जो हमारे numbers हैं उनका प्रोडक्ट। तो दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न इट। नाउ यूज द वैल्यू। HCF हमारा क्या है, 9 है। LCM you have to find out, and product of numbers means 306 और 657 का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हम LCM को निकाल सकते हैं। LCM is equal to 306 into 657 और 9 क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई में है तो हमें यहाँ डिवाइड में लेके आना है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये दो नंबर हमें दिए हैं, एलसीएम हम दूसरे मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि इफ़ एचसीएफ इज़ गिवन, अगर आपको एचसीएफ गिवन है तो आप एलसीएम को निकाल सकते हैं या किसी भी दूसरे नंबर को निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ किया जाए, मतलब हमें खुद अंडरस्टूड होना चाहिए कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करके ही करना है। बस अब इसे डिवाइड कर देना है, जैसे आप डिवाइड करते हैं उसी तरीके से आप डिवाइड कर देंगे। 9 से आप इसे कट कर सकते हैं, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36 और बाद में इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 34 इंटू 657, इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 2238, इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज़ अ कंपोजिट नंबर, यानी ये कोई भी जो नंबर बन रहा है सॉल्व करने के बाद वो एक कंपोजिट नंबर है, ये हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो इसके लिए हमें पहले इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखते हैं इसको हम। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इस क्वेश्चन में ये सब मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे प्लस है और फिर नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स ये पूरा एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नंबर है और ये अलग है। तो इसलिए हमें क्या देखना है कि इन दोनों नंबर में, यानी कि इसमें जहाँ बीच में प्लस है उससे पहले और ये बाद में कौन सा नंबर कॉमन है। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 13 कॉमन है, जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर 13 हमने बाहर ले लिया कॉमन तो यहाँ बचा आपका 7 इंटू 11, उसके बाद 13 तो बाहर आ गया है प्लस 13, तो यानी 13 अगर बाहर आ जाएगा तो इसमें से इस वाले नंबर में से भी 13 हमारा बाहर आ गया है, तो यहाँ पे क्या बचा 1, यानी नंबर हो गया हमारा ये। अब यहाँ देख रहे हैं हम 13 है, 7 11 ज़ा 77 प्लस 1, यानी नंबर 13 इंटू 78 हो गया, ये इसको प्लस कर देंगे 78। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं दो नंबर है, यानी जो भी नंबर बन रहा है वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से बन रहा है, डिफरेंट नंबर, जैसे 13 और 78 दोनों ही डिफरेंट नंबर हैं। इट मीन्स ये एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर में फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो 1 नंबर है और उस जो खुद नंबर इटसेल्फ होता है उसके अलावा भी उसके फैक्टर्स होते हैं, तभी वो कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 13 तो है ही और 78 भी, यानी कि दो नंबर हैं यहाँ पे, इसके फैक्टर्स हो गए तो 13 और 78, तो अगर दो फैक्टर्स हो गए हैं तो ये कंपोजिट नंबर होगा। इसके बाद ये सॉल्व करने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है दिस नंबर, ये स्टेटमेंट ज़रूर देना है आपको, दिस नंबर इज़
मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, जो फैक्ट है वो लिखना है यहाँ पे, दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का मल्टीपल है, therefore it has two factors, it has two factors. Hence, अगर ये टू फैक्टर्स बनते हैं, टू फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर में, तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, hence it is a composite number. अब यहाँ पर यही था, आपको करना क्या था, यहाँ पे सिर्फ आपको यही करना था कि कंपोजिट नंबर, इसको एक्सप्लेन करना था, बताना था हमें कि क्यों है ऐसा, कि कंपोजिट नंबर है तो क्यों है, तो हमने फैक्टर निकाल के दिखा दिए कि दो फैक्टर्स हैं, इट मीन्स इसके दो फैक्टर हैं, तो यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर हुआ, क्योंकि जो कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं मीन्स प्राइम नंबर्स, तो उसके फैक्टर्स दो से ज़्यादा नहीं होते, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। ऐसे क्वेश्चन में रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 7 कुछ भी आ सकता है जिसमें कि हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करते हैं कि इरेशनल हमें प्रूव करना है, तो हम इसे रैशनल मान के चलेंगे पहले। तो हमें सबसे पहले इसमें जो स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं, इसमें थोड़ा सा हमें लर्न करना पड़ता है कि क्या स्टेटमेंट्स लिखने हैं हमें। जैसे कि फर्स्ट लिखेंगे हम, लेट रूट 5 is a rational number, यानी इसका अपोजिट जो दिया हुआ है, इरेशनल दिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे इसको कि ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, सो इट कैन बी रिटन एज, सो इट कैन बी written as, अब रैशनल नंबर कैसे लिखा जाता है, हम पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं हम। तो रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में हम लिखेंगे। रूट 5 को हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं, कोई भी हमें लेटर यहाँ पे अज्यूम कर लेना है। तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि रूट 5 को ए अपॉन बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए अपॉन बी में हमें पता है कि जब हम रैशनल नंबर लेते हैं तो हम डिनोमिनेटर को कहते हैं कि इट कैन नॉट बी ज़ीरो, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो चीज़ भी लिखनी है हमें। दूसरा लिखना है कि यहाँ पर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, को प्राइम नंबर्स हैं, ये ज़रूर स्टेटमेंट लिखना है हमें। को प्राइम का मतलब हो गया कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ऐसा। सो आर को प्राइम्स एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो भी डिनोमिनेटर में आप लेंगे, अगर आप क्यू लेते हैं तो आपको क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखना पड़ेगा, ऐसे ही, ठीक है। एम एन लेते हैं तो उस तरह से लिखना है आपको, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको लिखना है कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखना है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों को स्क्वायर करना है, ये पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो आपको यहाँ पे लिखने ही हैं ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओके। अब स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको पता है रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, रूट 5 का स्क्वायर किया है हमने, यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया, यानी कि 5 इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम बी स्क्वायर को यहाँ ले जाते हैं और 5 को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 5। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर अपॉन 5 के, यानी ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, यानी 5 कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका फैक्टर भी है, इसके साथ 5 ज़रूर है। तो इट मीन्स
it means that 5 divides a square. अब a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि a को भी डिवाइड कर रहा है। ये जो हमने यहाँ पे नंबर लिया है न्यूमरेटर, इसको ये डिवाइड कर रहा है। Therefore 5 also divides a, यानी ये डिविजिबल हो रहा है 5 से। So we can also write like this. We can write, कैसे लिख सकते हैं इसको? अगर ये डिवाइड कर रहा है तो यानी इसका फैक्टर भी हो गया, तो यानी ए जो चीज़ है, ए जो नंबर है यहाँ पर, उसमें कहीं ना कहीं 5 है, तभी तो वो डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको मान लेते हैं कि सपोज a इक्वल टू 5c, कोई भी नंबर है उसके साथ 5 का फैक्टर ज़रूर है a के लिए, यानी a यहाँ पर हमने माना कि a इक्वल टू 5c है फॉर सम इंटीजर c, कोई भी इंटीजर हो सकता है, फॉर सम इंटीजर c। अब हम इसको क्या देखते हैं कि a इक्वल टू 5c, यानी 5 यहाँ पे फैक्टर बना दिया, तभी तो डिवाइड हो रहा है। ये डिवाइड हो रहा है मतलब इसमें कहीं ना कहीं 5 भी होगा, इसलिए हमने 5c करके इसको लिख दिया है। अब इसको वापस से इसको स्क्वायर करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन थी ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। कर दिया हमने, तो a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, इसी को कर रहे हैं हम, इस वाली इक्वेशन को। अब यहाँ देखो आप कि a स्क्वायर भी आ रहा है, c स्क्वायर है। a स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ से आप a स्क्वायर की वैल्यू देख लेंगे। a स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए? यहाँ पर आनी चाहिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। तो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे 5b स्क्वायर। 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 5 को डिवाइड में ले आएंगे हम तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5 5 25 हो जाएगा, 5c स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि b स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा और ये c स्क्वायर, यानी किसी इंटीजर c के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि b स्क्वायर को भी 5 से डिवाइड किया जा रहा है। तो 5 से अगर b डिवाइड हो रहा है, b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो b भी डिवाइड होगा, यानी 5 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो वही चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे। हम उसी चीज़ को जैसे लिखेंगे कि इट मीन्स दैट 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, जो हमने पहले लिखा था उसी तरीके से हमें यहाँ पे लिखना है। इट मीन्स दैट फाइव डिवाइड्स b स्क्वायर, ऑल्सो 5 डिवाइड्स b को डिवाइड कर रहा है। अब यानी कि अगर ये a को भी डिवाइड कर रहा है, हम कह रहे हैं कि a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है 5, यानी a और b जो है दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों कोप्राइम्स कैसे हो गए? फिर तो कोप्राइम्स नहीं रहे ये। तो सो a एंड b हैव कॉमन फैक्टर्स एज 5, दोनों में क्या है? कॉमन फैक्टर 5 है। सो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स, ये हमारा जो हमने माना था उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। हमने तो कहा था कि ये एक, हमने जो एज्यूम किया था कि एक रेशनल नंबर है जिसमें को प्राइम है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम का मतलब यही है कि कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर निकल के आ रहा है कि 5 इसका कॉमन फैक्टर है। तो ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट that a and b
are co-primes. It means, therefore it means our assumption is wrong. Our assumption, अब assumption क्या था वो लिख सकते हैं हम यहाँ पे. our assumption that is √5 is a rational number. ये जो assumption माना वो गलत हो गया. rational number is wrong. ये गलत हो गया. गलत हो गया इसका मतलब कि ये irrational number हो गया. hence √5 is an irrational number. Now the next question is prove that 3 minus 2 √5 is irrational number. तो यहाँ पर इस तरह से भी, ऐसे अभी हमने देखा कि √5 था, उसे इरेशनल प्रूव करना था. अब यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कोई भी नंबर, कोई भी दूसरा नंबर जो है वो इसके साथ आ सकता है प्लस माइनस के फॉर्म में. जैसे यहाँ पे आया हुआ है माइनस के साथ, √5 भी आ रहा है लेकिन यहाँ पे किसी दूसरे नंबर के साथ भी आ रहा है. तो प्लस माइनस के साथ जब भी आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो ये देखते हैं हम. इसमें भी स्टार्ट आपको वैसे ही करना है जैसे कि लेट 3 minus 2 √5 इज अ रैशनल नंबर. स्टार्ट आपको वैसे ही करना है. अब रैशनल नंबर मान रहे हैं, इरेशनल हमें प्रूव करना है तो हमें रैशनल मानना है. रैशनल नंबर अगर हम मानते हैं तो इट कैन बी रिटन एज, सो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज, ये सभी आपको चीज़ें लिखनी हैं. रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इसको हम, 3 minus 2 √5 इक्वल टू a अपॉन b या p अपॉन q, कुछ भी लिख सकते हैं. इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं. वेयर, ये स्टेटमेंट भी आपको वही चीज़ लिखनी है सेम. वेयर a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स हैं ये, यानी इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है. को-प्राइम. एंड where a and b are co-primes and where b is not equal to 0. ये भी है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. तो सेम वैसे ही लिखना है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा था. अब इसको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है. तो सॉल्व इसमें करने का तरीका क्या है, उसमें तो हम स्क्वायरिंग करते थे, यहाँ पर आपको स्क्वायर नहीं करना है. जस्ट इसको इरेशनल नंबर जो हमें दिखाई दे रहा है उसको अलग रखना है, बाकी सबको एक साइड में कर देंगे. तो अब यहाँ देख रहे हैं -2 √5 इक्वल टू a अपॉन b -3, इसको पहले हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में और इसको हम सॉल्व करते जाएंगे. 2 √5 इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर लेंगे a -3b अपॉन b. अब कर देते हैं √5 इक्वल टू, -2 को इधर लेके आते हैं, a -3b अपॉन -2b. अब ये माइनस भी हमें इसको सेट करना है, तो क्या करेंगे, √5 इक्वल टू, माइनस को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा 3b माइनस a अपॉन 2b. अब आप देख रहे हो यहाँ पे इरेशनल नंबर है 5 इरेशनल नंबर होता है, हमें पता है, ठीक है. और ये रैशनल नंबर मान के चल रहे हैं यहाँ से हम कि ये रैशनल नंबर है. ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल, दोनों इक्वल नहीं हो सकते. तो यहाँ पर हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाता है. तो हम यहीं से स्टेटमेंट लिख देंगे कि इट इम्प्लाइज दैट √5 इज also a irrational नंबर. ये इरेशनल नंबर है, हमें पता है कि हम ये सोच रहे हैं कि ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए. तो √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. इसके अकॉर्डिंग तो यही हो रहा है. ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि ये रैशनल नंबर है √5, लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो रैशनल नंबर √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ये इम्प्लाई कर रहा है ऐसा. विच कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट
और फैक्ट क्या है, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 is an irrational number। हमने प्रूव भी किया है अभी, रैशनल नंबर। तो ये हमारा जो फैक्ट है वही गलत हो जाता है। इट मीन्स जो हमने एज्यूम किया वो गलत है। देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। क्या एजम्पशन था हमारा कि 3 - √5 इज अ रैशनल नंबर। ये हमारा एजम्पशन गलत हो गया। ये रैशनल नंबर है, ये गलत हो गया। हेंस 3 - 2√5 इज इर्रेशनल। ये इर्रेशनल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 7√5 इज इर्रेशनल। अब ये भी एक और इसी तरीके का क्वेश्चन है। पहले हमने देखा कि सिर्फ √5 आ रहा था, फिर उसके साथ देखा प्लस माइनस में था, उसको अलग तरीके से करना है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है आपको कि प्रोडक्ट में √5 के साथ मल्टीप्लाई में नंबर है। इसको कैसे सॉल्व करना है? स्टार्ट वैसे ही करना है, आगे थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व कर देंगे। लेट 7√5 बी अ रैशनल नंबर। लिखना आपको वही है, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं? सो इट कैन बी रिटन एज, देयरफॉर इट कैन बी written as 7/√5 इक्वल टू a/b। वही चीज लिखनी है, ब्रैकेट में भी वही लिखना है, वेयर a and b आर कोप्राइम हैं ये, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। इतना आपको सभी में लिखना है। अब आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिखना है। अब √5 इज इक्वल टू a/b, और 7 को यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट में या डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब आप अगेन यहाँ देख रहे हैं कि √5 हमने एक साइड में कर दिया और बाकी नंबर्स इधर आ गए। तो ये इर्रेशनल नंबर है √5, हमें पता है √5 इर्रेशनल नंबर है, ये फैक्ट है। और ये दिखा रहा है कि ये तो रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? तो इट अगेन इम्प्लाइज दैट कि √5 इज अ रैशनल नंबर। ये शो कर रहा है आपको इस इक्वेशन से कि ये रैशनल नंबर है, जबकि ऐसा नहीं है। विच कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, विच contradicts the fact that √5 is an irrational अब √5 इर्रेशनल है तो ये तो इसके इक्वल नहीं हो सकता। हेंस our assumption is wrong and assumption wrong है तो क्या होगा? and therefore 7√5 is irrational। क्योंकि √5 इर्रेशनल है तो ये इर्रेशनल है, इट मीन्स कि ये हमारा पूरा 7√5 इज इर्रेशनल ही होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।